Students, I welcome you all. I hope you all are fine and healthy. बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के बारे में चर्चा की. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कैसी होती है, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट की जाती है, इस सब बारे में देखा. And how a second order reaction can be transformed into first order reaction by taking one of the reactant in large excess, ये चीज़ भी हम लोगों ने देखी कि एक रिएक्टेंट को अगर लार्ज एक्सेस में ले लोगे तो कैसे बेटा एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, अब उसी से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. पहले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. रेट का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ बेटा. K इज इक्वल टू 1/t x अपॉन a माइनस x. एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल. जब कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल होता है तो बेटा वहाँ पे a और b नहीं होता है, केवल a होता है और फॉर्मूला यही होता है. तो इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच concentration of both the reactants are equal, 25% of the reaction is completed in 600 seconds. क्या बोला है क्वेश्चन में कि T25% of the reaction is completed in 600 seconds. Then पूछा है कि find out the time required to complete 75% of the reaction. Find out the time required to complete 75% of the reaction. Very simple. हम लोग क्या करें बेटा, पहले डाटा में टाइम दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है. टाइम दिया हुआ है 600 सेकेंड और 25% उतने में रिएक्शन कंप्लीटेड है. वहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, K की वैल्यू. और दूसरी बार परसेंटेज दिया हुआ है और K हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, टाइम. अब देखो, जब परसेंटेज वाला सवाल आता है तो सबसे आसान काम होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या ले लिया जाए, 100. इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या ले लिया जाए बेटा, 100. तो मैंने A को ले लिया 100. अब जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि 25% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. मतलब X कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन का 25%. कितना खर्च हुआ है, 25%. सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25. नाउ बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला K इज इक्वल टू 1/t दैट इज 600, x की वैल्यू 25 अपॉन a की वैल्यू 100 और a माइनस x की वैल्यू 100 माइनस 25 75. इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 1/600 इंटू 3 into 100 300. 1/600 इंटू 300. ठीक है, अब K निकाल लिए. अब अगला काम क्या है, T 75%, मतलब 75% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी. तो सेकेंड पार्ट के लिए जो अपना X है दैट इज 75%, कितना खत्म हो चुका है, 75%. तो X 75% ऑफ 100 इज 75% ऑफ 100 इज इनिशियल कंसंट्रेशन इज 75. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ X एंड K इज इक्वल टू 1/t X दैट इज 75 upon A that is 100 into A minus X that is 25. ये कितना हो गया बच्चों, 3. T को इधर ले आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/K into 3/100. 1/K into 3/100. अब देखो बच्चों, K की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कितनी, 1/600 into 300. Putting the value of K in this equation, what do we get? T is equal to 300 into 600 into 3/100. सॉल्व करो बच्चों इसको.
T is equal to 5400 seconds. T is equal to 5400 सेकेंड. तो कोई भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगी, अगर उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम दे रखा है तो, और कुछ अलग परसेंटेज ऑफ टाइम पूछा है, तो इस तरह से हम लोगों का अप्रोच होना चाहिए. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में देखो हमने 25% के लिए k निकाल लिया और उसी k की वैल्यू को 75% के लिए पुट कर दिया और अपना आंसर बहुत आसानी से आ गया. मीन्स द रिएक्शन वाज 25% completed in 600 seconds, but it was 75% completed in 5400 seconds. Okay. चलो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी जल्दी से देख लेते हैं. एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज कोई 3A gives some product P such that rate law is expressed as R is equal to K concentration of A का क्यूब. ठीक है बेटा, ये कैसी रिएक्शन हो गई? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई. अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन C मैं ले लेता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखूंगा? माइनस DC बाई dt. And this is equal to Kc cube. ठीक है. Concentration at any time T is C. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? dC by C cube is equal to K dt. Integrating on both sides. When time T was 0, concentration was equal to initial concentration, that is C naught. जब टाइम 0 से बढ़ के T हुआ तो कंसंट्रेशन C नॉट से घट के क्या हो गई? Ct. ठीक है. 1/c क्यूब का इंटीग्रेशन -1/2c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 या 1/c स्क्वायर बेटा C नॉट से Ct एंड दिस इज इक्वल टू Kt. So Kt can be written as, इसको सॉल्व करोगे, Kt can be written as 1/2 1/Ct स्क्वायर माइनस 1/C नॉट स्क्वायर. इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं. So K is equal to 1/2T 1/Ct स्क्वायर माइनस 1/C नॉट स्क्वायर. अगर मुझे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट देखना है, अगर बच्चों मुझे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट देखना है, तो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और क्या लिखो? इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया मैंने और क्या लिखा? 1/Ct स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT plus 1/C naught square. So if I want to draw the graph between concentration 1/Ct square and time t, तो बताओ ये y एक्सिस अपनी, ये z एक्सिस. बेटा स्लोप क्या है? 2k. कांस्टेंट स्लोप है, मीन्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू. अच्छा, ओरिजिन से नहीं पास करेगा. व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, 1/Ct स्क्वायर इज इक्वल टू 1/C नॉट स्क्वायर. और उसके बाद स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज व्हाट? 2k. ठीक है. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट ऐसा मिल गया. अच्छा, यहीं पे अगर मैं पूछूं कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो बच्चों ने कहा सिर्फ वेरी सिंपल, हम लोग यहीं से निकाल देंगे कि T इज इक्वल टू 1/2k 1/Ct स्क्वायर माइनस 1/C नॉट स्क्वायर. अच्छा बताओ, जब T इज इक्वल टू T हाफ होगा तो कितना रिएक्टेंट बचेगा? C नॉट बाई 2. इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C नॉट है रिएक्टेंट की,
तो हाफ लाइफ टाइम पे बच्चों कितना बचेगा, C0/2। अगर यहाँ पे C0/2 पुट करोगे तो T हाफ कितना आएगा, जरा देखो तो 1/2 के 4/C0² minus 1/C0², that is T half is equal to 3/2k C0²। यहाँ पे हमने क्या देखा, T half is inversely proportional to square of initial concentration of reactant. Half lifetime of a third order reaction is inversely proportional to square of initial concentration of reactant. ठीक, तो अगर मुझे T half versus 1/C0² प्लॉट बनाना हो, T half versus 1/C0², ये सब ग्राफ अपने से खुद देखना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा मिलेगा 1/C0² वर्सेस T हाफ। अगर ग्राफ मुझे बनाना हो तो ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। गॉट इट। अब अगर मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन दी रहेगी और हाफ लाइफ टाइम पूछा रहेगा तो बस किसकी आवश्यकता और है, रेट कांस्टेंट के की, रेट कांस्टेंट के की। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर का कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा। तो सेकेंड ऑर्डर का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, सेपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल स्टेट, इथाइल एसीटेट। सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन में करते क्या है, जैसे मैं अगर एस्टर इथाइल एसीटेट ले लूं तो यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं और क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस इथाइल एल्कोहल। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली है, जब मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कराया था, जिसको हम लोगों ने स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में पढ़ा था या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, जो दूसरा रिएक्टेंट था वाटर, उसको हमने लार्ज एक्सेस में लिया था। तो अनलाइक एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इन दिस केस none of the reactant is taken in large excess. In this case, none of the reactant is taken in large excess, and rate of reaction is found to be dependent on concentration of both the reactants. Rate of reaction is found to be dependent on concentration of both the reactants. That is, R is equal to K concentration of ester as well as concentration of base, as well as concentration of base. तो बताओ 1 and 1. Order is 2. Order of this saponification reaction is 2. सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा इसका कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें। यहाँ पे बेटा एक स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन लेके हम इस रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन में ए ले लूँ, दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों अगर मैं ए ले लूँ तो किसी भी टाइम टी पे मैं थोड़ा सा रिएक्शन में से सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालूंगा, रिएक्शन चैम्बर में से सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालूंगा और उसको एक स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन से टाइट्रेट करके देखूंगा कि कितना अमाउंट बेस का प्रेजेंट है, कितना अमाउंट बेस का प्रेजेंट है। तो एसिड सॉल्यूशन अगर मैंने लिया, सपोज HCl ही ले लिया, एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड एट द स्टार्टिंग इज V0, वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड एट द स्टार्टिंग इज V0, देन V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। एट एनी टाइम T, एट एनी टाइम T,
वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t पे ये कितना बचा रहेगा बेटा a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स. इफ वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड एट एनी टाइम t इज Vt, तो Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट एट दैट टाइम. यहां से बेटा a पता है, a माइनस एक्स पता है, तो क्या x नहीं निकाल सकते हैं? x इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? x इज प्रोपोर्शनल टू, x निकालना है तो बोलो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें, a माइनस एक्स क्या हो जाएगा x, तो v नॉट माइनस वी टी, v नॉट माइनस वी टी. अब बोलो k का फॉर्मूला क्या होगा? k का फॉर्मूला है बच्चों सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 बाई टी x अपॉन a माइनस x. ओके, सो k कैन बी रिटन एज 1 बाई टी. x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बेटा? v नॉट माइनस वी टी, v नॉट माइनस वी टी अपॉन a, और a माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा? v नॉट वी टी, वेयर v नॉट वी टी आर व्हाट? Volume of standard acid solution used to titrate the reaction mixture at time t is equal to 0 and at time t is equal to t. बात समझ में आ गई? तो ये सब होता है कि क्वांटिटेटिवली कैसे किसी भी रिएक्शन को स्टडी करते हैं हम लोग, ये सब तरीका है. ठीक है, अब एग्जाम में सवाल आएगा तो बस इसी चीज़ को लैंग्वेज में गिवन रहेगा और इन सब की वैल्यूज़ गिवन रहेंगी. जैसे v नॉट दे देगा, vt दे देगा, v नॉट माइनस वी टी. अब आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट पता है तुरंत आप लोगों ने मतलब मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड लगेगा ये फॉर्मूला डिराइव करने में, और ये फॉर्मूला डिराइव करो, वैल्यू डालो, सीधे आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकेंड ऑर्डर हो. फॉर्मूला याद रखना है ताकि ये बेसिक फॉर्मूला डिराइव करने में टाइम नहीं लगना चाहिए. ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, याद रखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा. ये फॉर्मूला याद रखोगे, ये चीज़ तुरंत कर लोगे एग्जाम में. ठीक है, अब अगर बेसिक फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो उसमें बेटा टाइम लग जाएगा. आंसर आ तो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जिससे बच्चों अपना नुकसान हो जाएगा एग्जाम में. क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि पेपर करेक्ट भी करना है और कंप्लीट भी करना है. अपना टारगेट ये होना चाहिए. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. अच्छा, थर्ड ऑर्डर की कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, तो थर्ड ऑर्डर में ज़्यादातर नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शंस होती हैं, जैसे 2NO प्लस Cl2 गिव्स, ये थर्ड ऑर्डर के एग्जांपल्स हैं, कुछ याद रख लो. टू NO प्लस Cl2 गिव्स 2NoCl. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता रहेगा तो बढ़िया है. 2NO प्लस F2 गिव्स 2NOF. ये सब रिएक्शंस जो हैं थर्ड ऑर्डर में मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर जगहों पे नाइट्रिक ऑक्साइड एक कॉमन रिएजेंट होता है. ज़्यादातर जगहों पे, हर जगह पे नहीं, बट बहुत सारी जगहों पे. ठीक है, तो अगर एग्जाम में भूल जाओ तो इस तरीके से याद रखना कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड एक कॉमन रिएजेंट होता है ज़्यादातर. ओके, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए. अब यहाँ पे अपना बहुत कुछ काम हो गया, यहाँ पे अपना बहुत कुछ काम हो गया. अब क्या करना है? अब हम लोगों को बेटा nth ऑर्डर बस देखना है कि कोई भी एक nth ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं. तो बड़ा सिंपल सा है, अब केवल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का काम है. और उसके बाद अब ऑर्डर डिटर्मिनेशन देखना है. ऑर्डर डिटर्मिनेशन के ऐसे तो कई सारे तरीके हैं, बट हम लोगों के यूज़ के जो कुछ 2-4 काम वाले तरीके हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. जैसे एक तो ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, एक हाफ लाइफ मेथड है. किसी भी अननोन रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग कैसे पता करेंगे, ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं.
तो इसमें एक मैंने बताया ग्राफिकल मेथड से हम लोग कर सकते हैं, एक हम लोग हाफ लाइफ मेथड से कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंशियल मेथड से कर सकते हैं, हम लोग इनिशियल रेट मेथड से कर सकते हैं, हम लोग आइसोलेशन मेथड से भी ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेशन मेथड का आइडिया मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, बार बार मैं वो सेंटेंस बोला हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनटू लार्ज एक्सेस। यही आइसोलेशन मेथड का बेसिक प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। उससे पहले एक कोई भी जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ देख लो, इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अब कोई भी एक जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन है कि A gives some product P such that R is equal to K concentration of A to the power N। ये हो गए बेटा। किसी भी टाइम t पे अगर concentration of A is taken as C, तो rate of reaction can be written as minus dC by dt and that is equal to K concentration the power N minus dC by C the power N is equal to K dt। इंटीग्रेट कर दो बेटा, 0 से टाइम t, C नॉट से C या CT। ठीक है, dC बाई C द पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा 1/1 माइनस n। ठीक है, 1 बाई C द पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई C नॉट द पावर n माइनस 1। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू KT, दैट इज इक्वल टू KT। इस माइनस साइन को अंदर कर लो और हाफ लाइफ टाइम निकालो, हाफ लाइफ टाइम निकालो। तो T हाफ पे CT की वैल्यू कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बचेगी? C नॉट बाई 2। ठीक है, वो वैल्यू पुट करो। ये क्या है, 1/n-1 हो जाएगा, 1/n-1 ब्रैकेट में बेटा 2 द पावर n-1 अपॉन C नॉट द पावर n-1 माइनस 1 अपॉन C नॉट द पावर n-1। ये तरीका मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया क्योंकि अभी हाफ लाइफ मेथड जब यूज़ करेंगे ऑर्डर डिटर्मिनेशन के लिए तो वहाँ पे इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे, दोबारा डिराइव नहीं करना है। ठीक है, सो T हाफ इज बेसिकली 1/n-1 2 द पावर n-1 माइनस 1 अपॉन में बोलो बच्चे C नॉट द पावर n-1। दिस इज T हाफ फॉर एनी nth order reaction, for any nth order reaction। Got it? बस इतना ही जानना था इसमें। Now let us see half life। अब इतनी पढ़ाई के बाद कुछ चीजें हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। T half is directly proportional to 1 by a the power n minus 1, where n is what? Order of reaction, a is what? Initial concentration of the reactant। इसको C नॉट लिखो या A लिखो, बात एक ही है। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए देखो, जीरो ऑर्डर के लिए बेटा n की वैल्यू 0, T हाफ इज दिस इज प्रोपोर्शनल टू, T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते भी हैं कितना होता है A बाई 2K। T हाफ जीरो ऑर्डर के लिए कितना होता है A बाई 2K। सिमिलरली फर्स्ट हाफ के लिए इट विल बी प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 0। हम लोग जानते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वही इस फॉर्मूले से भी आ रहा है, बोलो A द पावर 0।
सेकेंड हाफ लाइफ के लिए हम लोग जानते थे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जरा देखो तो n की वैल्यू 2 पुट करो 1/a। थर्ड ऑर्डर के लिए सिमिलरली t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a², 1/a²। ठीक है, तो ये अब हमने जनरलाइज कर लिया कि t हाफ फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन is proportional to 1/a⁻n−1 where n is what? Order of reaction। n क्या है बच्चों? रिएक्शन का ऑर्डर है। ओके, now second last topic of our chapter, determination of order। determination of order। पहला है इंटीग्रल या ग्राफिकल मेथड। इंटीग्रल या ग्राफिकल मेथड, इंटीग्रल या ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल या इंटीग्रल मेथड। देखो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास इंटीग्रेटेड फॉर्म्स में अब सारी इक्वेशंस हैं। जीरो ऑर्डर की भी है, फर्स्ट ऑर्डर की भी है, सेकंड ऑर्डर की भी है, थर्ड ऑर्डर की भी है, nth ऑर्डर की भी है। इंटीग्रेटेड फॉर्म्स हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, चाहे तो हम लोग दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट। एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वन बाय concentration the power n-1 versus time plot is linear। and for first order reaction, for first order reaction log of concentration, log of C0/C versus time plot is linear। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए log of C0/C versus time plot is linear। बाकी सारी रिएक्शंस के लिए, चाहे वो जीरो ऑर्डर की हो, सेकेंड ऑर्डर की हो, फोर्थ ऑर्डर की हो, nth ऑर्डर की हो, 1/c⁻n-1 वर्सेस टाइम प्लॉट इज लीनियर। तो अब हम लोग देखो ग्राफिकल मेथड में ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं। हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट बनाते हैं। हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट बनाते हैं। एक बार जैसे C वर्सेस टाइम प्लॉट बना लिया, वो जीरो ऑर्डर के लिए अगर वो लीनियर आ गया तो हम लोग बोल देंगे रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। अगर 1/c वर्सेस टाइम प्लॉट लीनियर आ गया तो 1/c कब होगा, जब n की वैल्यू 2 होगी, तो हम लोग बोल देंगे वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर 1/c² वर्सेस टाइम प्लॉट लीनियर आ गया, 1/c² वर्सेस टाइम प्लॉट लीनियर, तो 1/c² कब होगा, जब ये वैल्यू 2 हो, यानी n की वैल्यू 3 हो, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड है एक तरह से, हम लोग अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए ग्राफ बनाएंगे और जो ग्राफ लीनियर मिल जाएगा हम लोग बोल देंगे ऑर्डर का रिएक्शन वही है। उसी के बेसिस पे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। बहुत रिगरस मेथड है, इसलिए जनरली क्यों फॉलो करेंगे हम लोग, बट हाँ एक्सपेरिमेंट में सब कुछ चलता है, एक्सपेरिमेंट में सब कुछ चलता है।
दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था ऑर्डर डिटर्मिनेशन में? पहला मैंने ग्राफिकल या इंटीग्रल मेथड बताया, दूसरा हाफ लाइफ मेथड है। दूसरा क्या है बेटा? हाफ लाइफ मेथड। ऑर्डर डिटर्मिनेशन में है दूसरा हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में देखो क्या करते हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा है कि टी हाफ फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन कैन बी रिटन एज 2 the power n minus 1 अपॉन n minus 1 बाई c नॉट लिख लूँ उसको या a लिख लूँ, बात वही है, द पावर n minus 1। यही चीज़ हम लोगों ने देखी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसंट्रेशन टर्म है और ये टर्म क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, साथ में 1/k भी था, साथ में 1/k भी था, ठीक है। यही हम लोगों ने देखा था टी हाफ। तो अगर मैं log ऑफ टी हाफ ले लूं बेटा, सपोज आई टेक log ऑफ टी हाफ, तो मैं इस पूरी वैल्यू को क्या मान लूं? इसको k मान लूं, सम कांस्टेंट k डैश, ठीक है, अपॉन a द पावर n माइनस 1, और इसका क्या ले लिया है मैंने? log, ठीक है। तो log ऑफ टी हाफ क्या हो जाएगा बेटा? log ऑफ k डैश माइनस n माइनस 1 log ऑफ a, log ऑफ a, where a is what? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये किसी भी nth ऑर्डर के लिए टी हाफ का log का ये इक्वेशन बनेगा log में। अब देखो, अगर मुझे कोई सपोज एक अननोन केमिकल रिएक्शन गिवन है, मुझे उसका ऑर्डर नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा? 2, 3, 4 बार अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशंस लूँगा, ठीक है, अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशंस लूँगा और उनका हाफ लाइफ टाइम डिटरमाइन करूँगा। कैसे? मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज 10 मोल्स पर लीटर ले ली रिएक्टेंट की, और फिर मैं बैठ के चेक करता रहूँगा। जैसे ही वो 5 मोल पर लीटर हुआ कंसंट्रेशन घट के, मैं समझ जाऊँगा कि आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है, टाइम रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशंस के लिए हाफ लाइफ टाइम रिकॉर्ड करता चलूँगा। तो मैंने बोला कि सपोज 2 अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए मैं टी हाफ ले लूँ। A1 इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ टाइम आया T1, और A2 इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए बेटा हाफ लाइफ टाइम आया T2। A2 के लिए क्या आया? T2। तो 2 इक्वेशन मिल गई अपने को। log ऑफ T1 इज इक्वल टू log k डैश, बोलो, माइनस n माइनस 1 log ऑफ A1। जब इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है तो बेटा हाफ लाइफ टाइम कितना है? T1 है। सिमिलरली log ऑफ T2 इज इक्वल टू log ऑफ k डैश माइनस n माइनस 1 log ऑफ A2, log ऑफ A2। इसको चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे बच्चों? जो दूसरी इक्वेशन है उसमें से पहले इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें, ताकि ये log k डैश जो एक्स्ट्रा टर्म है ये रिमूव हो जाए, ठीक है, वो टर्म ही हट जाए अपनी इक्वेशन से। तो जरा देखो तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है? log ऑफ T2, log ऑफ T2 माइनस log ऑफ T1 क्या हो जाएगा? log ऑफ T2 बाई T1 इज इक्वल टू log k डैश माइनस log k डैश, कैंसिल, n माइनस 1 माइनस में n माइनस 1 कॉमन, log ऑफ A2 माइनस log ऑफ A1, log ऑफ A2 बाई A1। इसको थोड़ा सा और बढ़िया करो तो ये हो जाएगा log ऑफ T2 बाई T1 इज इक्वल टू n माइनस 1 log ऑफ, ये माइनस साइन को अंदर ले गए, क्या हो जाएगा? A1 बाई A2। log को नीचे ले आओ
this n minus 1 becomes log of t1 by t2 divided by log of t2 by t1 divided by log of a1 by a2। ये n माइनस 1 उधर जाएगा, ऐड होगा बच्चों, तो n क्या आ जाएगा, log of t2 by t1 प्लस log of a1 by a2 divided by log of a1 by a2। तो देखो ऑर्डर डिटरमाइन करना हाफ लाइफ मेथड को यूज़ करके कितना आसान था। हमने दो अलग अलग कंसंट्रेशंस ली, इनिशियल कंसंट्रेशन A1 और A2, और उन पे मैंने रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम देख लिया, T1 और T2 करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ टाइम हमने देख लिया। तुरंत हमने ये फॉर्मूला निकाला, भाई ये फॉर्मूला अपन पहले से डिराइव करके रखे हुए हैं, n बराबर log of T2 by T1 प्लस log of A1 by A2 अपॉन log of A1 by A2। इस फॉर्मूले में मैंने A1, A2 और T1 और T2 की चारों वैल्यूज़ डाल दी, तुरंत मुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वी कैन इजीली डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग हाफ लाइफ मेथड फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन या ऑफ एनी nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाँ, बट दिस मेथड बिकम्स एब्सोलीट या दिस मेथड बिकम्स irrelevant in case of reactions involving more than one reactant and that too with different initial concentrations। कहने का मतलब क्या है, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे रिएक्शन में और उनकी कंसंट्रेशन भी बच्चों अलग अलग है, तो ये मेथड अपने लिए क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस मेथड को वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, तो कौन से वाले रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आप यहाँ पे रखोगे, आप नहीं अपने से सेलेक्ट कर सकते ना कि एक रिएक्टेंट की रखेंगे या दो रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट की रखेंगे या तीसरे रिएक्टेंट की रखेंगे। तो इन केस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन वन रिएक्टेंट, दिस हाफ लाइफ मेथड फॉर ऑर्डर डिटर्मिनेशन इज नॉट प्रिफर्ड। गॉट इट? इस बात को ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड देखते हैं। हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देख लिया, हाफ लाइफ मेथड देख लिया बच्चों। अब जरा डिफरेंशियल मेथड देख लेते हैं। डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल मेथड में क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सपोज हम लोग A से B जा रहे हैं, तो कोई भी अगर एक nth ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dc बाई dt इज रिटन एज kc द पावर n, या r इज इक्वल टू kc द पावर n, where c is what, concentration of reactant at any given time, जिस टाइम पे निकालना है रेट। ओके, यानी अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट बनाऊं तो कैसा मिलेगा, या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट बनाऊं अगर मैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम प्लॉट, तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा, कैसा ग्राफ मिलेगा, कंसंट्रेशन टाइम के साथ रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है। अच्छा, एक ग्राफ और बनाता हूँ मैं, टेकिंग लॉग ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट डू वी गेट, log of r is equal to log of k plus log of c द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। और सिंपलर वे में लिखें, log of r is equal to log of k plus n log c।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाते हैं जरा पहले लॉग ऑफ R और लॉग ऑफ C में, लॉग ऑफ रेट एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। ये ग्राफ कैसा मिल रहा है, ऐसा ग्राफ मिल रहा है और इसका स्लोप क्या है बेटा, देखो तो स्लोप क्या है, n इज द स्लोप। अब देखो मैंने क्या किया कि कोई भी एक अननोन रिएक्शन गिवन है, मैं अलग अलग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की देख रहा हूँ और उसी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन भी देख रहा हूँ। तो अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ रेट आएगी। तो लॉग R और लॉग C का मैं ग्राफ बनाता जाऊँगा। मुझे थ्योरेटिकली ये पता है कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर, और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्लोप ऑफ log of R versus log of concentration gives us order of reaction। ये था डिफरेंशियल मेथड जहाँ पे हमने रेट लॉ को यूज करके ऑर्डर बताया है। ठीक है बच्चों, देखो कितना सिंपल सिंपल मेथड्स हैं। Now let us see one more method of order determination। आसान है और मैं जैसा कि मैंने बोला कि इसको मैं कई बार बोलता जाता हूँ क्लास में, आप लोग सुन भी चुके हैं, फेमिलियर हैं इससे। आइसोलेशन मेथड या आइसोलेशन टेक्निक। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग कोई भी एक रिएक्शन लेंगे, उसका एक नॉर्मल कुछ ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अगर रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो हर एक रिएक्टेंट का पार्शियल ऑर्डर पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बता पाएंगे। अब पार्शियल ऑर्डर कैसे निकालेंगे, पार्शियल ऑर्डर निकालने के लिए अगर हम लोग कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करें कि बाकी रिएक्टेंट्स गायब हो जाए, रेट लॉ की इक्वेशन में से बाकी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म्स गायब हो जाए। अब इसका क्या तरीका है, मैं अगर किसी भी रिएक्टेंट को बहुत लार्ज अमाउंट में ले लूँ इनिशियली, तो उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा दैट विल बी नेग्लिजिबल। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन इन लार्ज एक्सेस कैन बी अज्यूम्ड एज कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या मान लेते हैं हम लोग, ज़ीरो मान लेते हैं। जो भी रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में लेते हैं उसके रेस्पेक्ट में बेटा हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या मान के चलते हैं, ज़ीरो। अब मान लो 3 रिएक्टेंट हैं, तो मैंने 2 रिएक्टेंट, किन्हीं भी 2 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बहुत लार्ज अमाउंट में ले लिया, तो जो एक रिएक्टेंट बचेगा उसी की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट चेंज होगा, क्योंकि बाकी दोनों की कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो एप्रिशिएबल चेंज नहीं है। जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में है, सपोज ए, बी और सी 3 रिएक्टेंट्स हैं एक रिएक्शन में, और ए की कंसंट्रेशन है 10⁻⁴ मिली मोल पर लीटर और बी और सी की है 1,00,000 मोल पर लीटर। तो जब तक ए की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होगी तब तक बी और सी में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आया, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा मैंने ले रखा है इनिशियली। तो जो भी रेट में चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो जो रिएक्टेंट, ऐसे केस में जो रिएक्टेंट सबसे स्मॉल अमाउंट में होता है दैट बिकम्स आइसोलेटेड। ठीक है, दैट बिकम्स आइसोलेटेड, उसी की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। गॉट इट। और ऐसे करके बारी बारी हम हर एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करते जाते हैं और उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं। धीरे धीरे सारे रिएक्टेंट्स का पता चल जाता है और ओवरऑल ऑर्डर हम इजीली बता सकते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं तुम लोगों को बच्चों। इस मेथड का नाम क्या है, आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन मेथड में
सपोज कोई एक रिएक्शन थी 2A प्लस B गिव सम प्रोडक्ट P, और रेट लॉ इस रिएक्शन का गिवन था K3 कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब जरा सोचने वाली बात यह है बेटा, ये K3 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज राइट नाउ it is clearly visible that reaction is of third order. Reaction is of third order. अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बोल देंगे इनिशियली concentration of A is very large. Is very large. तो बताओ जितनी देर में B बहुत ज़्यादा 50% खत्म हो गया, उतनी देर में A में कोई चेंज नहीं आया। B की मान लो 1 मोल पर लीटर है और इसकी 1 करोड़ मोल पर लीटर है। समझ रहे हो ना? तो क्या होगा, जितनी देर में B 25% या 50% खत्म हो गया, उतनी देर में इसमें कोई अपरेंट चेंज नहीं आया है। तो इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मान के चल सकते हैं? कांस्टेंट। हम लोग R को क्या लिख सकते हैं? K3, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर ही रह जा रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, और साथ में B। ये पूरा का पूरा टर्म एक कांस्टेंट हो गया और इसको हमने लिख दिया K इफेक्टिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब B की कंसंट्रेशन से रेट कैसे वेरी कर रहा है पता चल गया कि B की एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा था। तो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B वाज फाउंड टू बी 1। अभी इसको क्या बोलोगे कि रिएक्शन हैज बिकम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन है एक्चुअली ये थर्ड ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हैज बिकम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं थी, एक्चुअली तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थी, बट हमने इसको क्या बना दिया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना दिया बाय टेकिंग वन ऑफ द रिएक्टेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, ताकि इसके कंसंट्रेशन टर्म में एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे ही ना, क्योंकि इसमें कोई चेंज आए ही ना, एप्रिशिएबल चेंज ना आए। एप्रिशिएबल चेंज एक ही कंसंट्रेशन में नहीं आएगा। तो अब इसको क्या बोलोगे? दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो गई अभी? pseudo first order reaction, and this K effective is what? Pseudo first order rate constant. Pseudo first order rate constant. अब हम लोग क्या करेंगे? K effective हम लोग जान रहे हैं ना, K3 इंटू A नॉट स्क्वायर। अब ये चीज़ हम लोग बार बार अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए रिपीट करेंगे, तो वहाँ से K इफेक्टिव की वैल्यू और K3 की वैल्यू और A नॉट की अलग अलग वैल्यू से हम लोग K इफेक्टिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब जैसे एक बार A को लार्ज एक्सेस में लिया तो B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल गया, जब B को लार्ज एक्सेस में लेंगे तब A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल जाएगा। गॉट इट? तो ये एक तरीका था आइसोलेशन मेथड का। एक होता है इनिशियल रेट मेथड, अब वो काम का नहीं है बहुत, तो इसलिए स्किप कर देते हैं। इसी से मिलता जुलता है, बस उसमें क्या करते हैं? रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं। ध्यान दो, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं। अगर मान लो 3 रिएक्टेंट हैं, 2 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, आइसोलेशन की तरह ही है। 2 की कंसंट्रेशन को बेटा कांस्टेंट रखोगे तो 1 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है? जैसे पहले करते थे ना, 2 अलग अलग कंसंट्रेशन पे R1 और R2 निकाल लिए, R2 अपॉन R1 किए तो उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल जा रहा था। या log R वर्सेस log C वाला प्लॉट यूज़ कर लेना। कोई भी बहुत तरीके हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल कर रहे थे उसी से चलना। 3 इक्वेशन बना ले रहे थे R3 R2 R1 में, और फिर वहाँ पे दो सेट लेके डिवीज़न कर करके और ऑर्डर
पार्शियल ऑर्डर निकाल ले रहे थे, m और n की वैल्यू या x और y की वैल्यू। चलो एक छोटा सा सवाल बताओ। क्वेश्चन है, if initial concentration of reactant is doubled if initial concentration of reactant is doubled, then half-life is reduced to 1/4. Find order of reaction. रिएक्शन का क्या बताना है बच्चों? ऑर्डर बताना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इनिशियल कंसंट्रेशन द पावर n माइनस 1, ये बताया था ना मैंने। तो सीधे से तुम लोग क्या करोगे, T हाफ दो अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए, तो मान लिया जब इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है तो T हाफ कितना है, T1, 1 बाई A1 द पावर n माइनस 1। T हाफ इज रिड्यूस टू 1/4, यानी अब कितना हो गया है, T1 बाई 4। कंसंट्रेशन कब, जब A1 से 2A1 हो गई, डबल कर दिया हमने, 2A1 द पावर n माइनस 1। क्या करोगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड में बच्चों क्या आया, 4, राइट साइड में 2a ऊपर गया, 2 द पावर n माइनस 1। 4 को क्या लिख सकते हो बच्चा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 द पावर n माइनस 1, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, या पावर को ही देख के डायरेक्ट कंपेयर कर लो। 2 बराबर, बोलो पावर सेम होंगी ना, n माइनस 1, तो n बराबर 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी 3। तो इस टाइप के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, खासकर से जेई मेंस और नीट के लिए। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर लेने हैं। एडवांस के लिए बेटा, अगर जेआरएस की बुकलेट हो आपके पास तो जेआरएस की बुकलेट फॉलो करिए, या पास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक हो तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक फॉलो करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए। और जो भी सवाल नहीं समझ में आता है, जेआरएस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है अब थियरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, ठीक है। अगले लेक्चर में उसको हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब हार्डली 1 या मैक्सिमम 2 लेक्चर बचे हैं आपके चैप्टर में, 1 या मैक्सिमम 2 लेक्चर बचे हैं और आपका चैप्टर ओवर, ठीक है बच्चों। चलिए, ऑल द बेस्ट, अगली क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे।